Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Makhtar, sociology teacher at Filler Form. तो हम लोग अभी यूनिट 3 कर रहे हैं और आज हमारा यूनिट 3 का पार्ट 2 है। तो 2 मिनट रुकते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद शुरू करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग कोर्स लेना चाह रहे हैं आप लोग उनको जो है कोड बता दीजिए। आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में कोई भी हो तो अलीम 10 का कोड बता दीजिए उनको कि वो यूज़ कर लें। गुड इवनिंग ऑल। तो हम लोग का कल्चर का कुछ पार्ट्स कल बच गया था, जिसको हम लोग पहले पूरा करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ठीक, तो सबसे पहले था मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट और belongings of a group of people. Metro passes and bus tokens are part of material culture. So जो भी मटेरियल चीज़ें होती हैं उसको मटेरियल कल्चर में रखा जाता है। जैसे कि मेट्रो पास है या बस टोकन्स जो होते हैं वो सब क्या है, आपका मटेरियल कल्चर है। एज और ऑटोमोबाइल्स, स्टोर्स एंड द फिजिकल स्ट्रक्चर वेयर पीपल वर्शिप। ठीक, जहाँ पे आप वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भी एक तरह का मटेरियल कल्चर है। नॉन मटेरियल कल्चर इन कंट्रास्ट कंसिस्ट ऑफ आइडियाज, बिलीफ, एटीट्यूड एंड ऑफ सोसाइटी। तो ये सब चीज़ें जो आइडियाज़, बिलीफ होती हैं, सोसाइटी की एटीट्यूड होते हैं, ये सब मिलाकर जो है आपका नॉन मटेरियल कल्चर होता है। ठीक है, सो मटेरियल और नॉन मटेरियल में क्या डिफरेंस है। मटेरियल कल्चर वो होते हैं जो मटेरियल से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो आपका बुक्स के फॉर्म में हो, मटेरियल के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, वो मटेरियल कल्चर कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट इज कल्चरल लैग। कल्चरल लैग का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑकबर्न ने दिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी was most vividly expressed in the theory of cultural lag, conceived and energetically promulgated by विलियम फेल्डिंग ऑकबर्न। ऑकबर्न के जरिए ये कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट दिया गया था। और जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती हैं वो तो बहुत फास्ट होती हैं, लेकिन हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्लो चलता रहता है। जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, मटेरियल कल्चर है। ठीक, बिलीफ सिस्टम जो है वो क्या है, नॉन मटेरियल कल्चर है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो बहुत फास्ट होता है, लेकिन बिलीफ सिस्टम जो है वो स्लो होता है। जैसे कि मोबाइल बहुत पहले चला, मोबाइल का इन्वेंशन बहुत पहले हुआ, लेकिन पहले लोग हर कोई मोबाइल नहीं ले रहा था, क्योंकि उनका बिलीफ ही नहीं था कि मतलब मोबाइल रखना चाहिए या वो। अभी भी बहुत सारी सोसाइटी में ये बिलीफ है कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। तो ये क्या है, एक तरह का कल्चरल लैग है। टेक्नोलॉजी का और आपके बिलीफ का जब कंट्राडिक्शन होता है तो उसी को कहा जाता है कल्चरल लैग।
The difference between material and non-material culture is known as cultural lag. The term cultural lag refers to the notion that culture takes time to catch up with technological innovation. मीन्स हमारा जो कल्चर है वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है जो नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होते हैं उनको, एंड द रिजल्टिंग सोशल प्रॉब्लम दैट आर काज्ड बाय दिस लैग, और इससे बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम होती हैं जो इस लैग की वजह से मतलब निकलती है। ठीक, जो कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट हॉकबर्न ने दिया था ये आपको याद रखना है, और कल्चरल लैग क्या होता है ये याद रखना है जनरली, बस तो रटना नहीं है, बस दिमाग में आपके होना चाहिए, क्योंकि वर्ड बदल के भी आ सकते हैं, डेफिनेशन का जो वर्डिंग होती है वो बदल के भी आती है। उसके बाद है पावर। पावर इज अ टर्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। पावर क्या है, एक टर्म है जो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका लैटिन वर्ड क्या है, पोर्ट्रे, एंड इट्स मीनिंग इज टू बी एबल। As per the popular sociologist Max Weber, power is the ability to create the desired result even when others are against it. Power क्या है, आप जो भी रिजल्ट लाना चाह रहे हैं वो आपकी एबिलिटी वैसी हो उस रिजल्ट को लाने की, अगर लोग उसके अगेंस्ट हों तब भी, अगर दूसरे लोग उसके अगेंस्ट में भी हों तब भी, उसी को पावर कहा जाता है। ठीक, मैक्स वेबर ने बहुत अच्छे तरीके से पावर और अथॉरिटी को डिफाइन किया, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं मैक्स वेबर के क्लासेस में। ठीक है, क्लास थ्योरी ऑफ पावर, तो डिफरेंट थ्योरी ऑफ पावर है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्लास थ्योरी क्या है, दिस क्लास थ्योरी ऑफ पावर इन सोशियोलॉजी इज एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स एंड मार्क्सिज्म। It states that there are two classes in each society. One is the class of rich types and other is the class of poor. मतलब दो सोसाइटी होती है क्लास में, मतलब सोसाइटी में दो क्लास होती है, एक रिच जिसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं और एक पुअर जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते। The rich class is the dominant class economically and owns the means of production. जो रिच क्लास होती है वो डोमिनेंट क्लास होती है और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है उसके ओनर होते हैं। They also possess social, political and ideological power in society. तो उनके पास सोशल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल पावर होती है सोसाइटी में। दिस पावर हेल्प देम टू मेंटेन देयर डोमिनेंस। यही पावर उनको हेल्प करती है अपना डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए, अपना मतलब अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ये पावर उनको हेल्प करती है। तो क्लास थ्योरी का मानना ये है कि सिर्फ एक क्लास के पास पावर होती है, बाकी लोग जो है उस पर उसी के अंडर काम करते हैं। Next is pluralistic theory of power. This is one of those sociological theories of power that reject both the theories of class and elite. It states that neither does one class nor does any elite use power in each society. ठीक, तो पहले हम लोग इलाइट थ्योरी ऑफ पावर पढ़ लेते हैं, तब ये पावर समझ में आती है। इलाइट थ्योरी ऑफ पावर क्या है? The elite theory of power states that in each society a small group of person that is elite. So एक small group of person जिसको elite कहा जा रहा है, ठीक, उनके पास सिर्फ पावर होती है। They are responsible for making society decision and rules. वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोसाइटी के डिसीजन बनाने के लिए और रूल्स बनाने के लिए। Thus power is in hand of the elite. तो अगर पावर elite के हैंड में है तो यही elite theory of power कहते हैं, which we refers to as power elite. The major protagonists of this sociological theory of power are Plato, O.Y. Bassett, Robert Michel, James Graham और मोस्का एंड सी राइट में। ये सब जो है लाइट थ्योरी ऑफ पावर के फॉलोअर हैं, ये मानने वाले हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं प्लूरलिस्टिक क्या होता है। तो प्लूरलिस्टिक दोनों एलाइट थ्योरी और क्लास थ्योरी दोनों को रिजेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग टाइप्स के ग्रुप होते हैं, बट डिफरेंट ग्रुप्स यूज पावर। एवरी सोसाइटी हैज मेनी ग्रुप ऑफ पीपल एंड ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट सम मेजर।
सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। ऑल दीज ग्रुप आर कॉन्स्टेंटली competing with each other to share the power and influence in। ठीक, तो सभी सोसाइटी जो है पावर का यूज करती है। ठीक, अपने मतलब कुछ ना कुछ एक कंपटीशन में जाती है पावर को शेयर करने के लिए और उसको यूज करती है। उसके बाद आता है जेंडर थ्योरी ऑफ पावर। This is one of the most important sociological theory of power, which states that in all societies men possess the power and dominate the women of society। तो जेंडर थ्योरी क्या बिलीव करती है कि मेन के पास पावर होता है और वो डोमिनेट करते हैं वुमेन्स को सोसाइटी में। सिंपल है। उसके बाद आता है नेक्स्ट अथॉरिटी। अथॉरिटी सोशियोलॉजिकली इज डिफाइंड एज द अथॉरिटी जो सोशियोलॉजी में डिफाइन होती है वो कैसे होती है? सोशली अप्रूव और लेजिटिमेट पावर। पावर अगर सोशली अप्रूव है या लेजिटिमेट है तो उसी को अथॉरिटी कहा जाता है। ठीक, एक्सरसाइज बाय वन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ठीक, एक दूसरे के ऊपर एक्सरसाइज किया जाता है ये पावर, और ये लेजिटिमेट होता है और सोशली अप्रूव होता है। मतलब सोसाइटी के लोग उसको एक्सेप्ट किए रहते हैं उस पावर को। जैसे पादरी है तो पादरी की एक पावर होती है, सोसाइटी एक्सेप्ट की रहती है और लेजिटिमेट होती है। ठीक, तो वो क्या है? उसको अथॉरिटी कहा जाता है। अगर लेजिटिमेट है और सोशली अप्रूव है तो उसको अथॉरिटी कहा जाएगा। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ अथॉरिटी। तो फीचर्स क्या क्या है अथॉरिटी? अथॉरिटी इज अ लेजिटिमेट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये डेफिनेशन में ही है, ये एक लेजिटिमेट राइट होता है इंडिविजुअल का। इट इज एक्सरसाइज विद अ सेट ऑफ नॉर्म्स टू गवर्न द ऑपरेशन कैरीड आउट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये एक्सरसाइज होता है किसी एक सेट ऑफ नॉर्म की जरिए। मतलब एक नॉर्म्स होता है, जैसे डीएम की एक अथॉरिटी होती है तो डीएम के पास एक नॉर्म्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी पावर को एग्जर्ट कर सकते हैं। इट रिफर्स टू अ लीगल राइट टू फॉलो कंप्लायंस। ठीक, लीगल राइट आपको फॉलो करना है। ठीक, इट ब्रिंग्स द राइट मेंटेन पावर एंड कीप्स एवरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम। ठीक, सो ये जो है मेंटेन करता है पावर को और सारे रूल्स को जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब। इट हेल्प्स मेक एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये हमको ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मदद करता है। ठीक, next is personhood. Boethius, a philosopher of the early 60th century, gives the definition of person as an individual substance of rational nature। ठीक है, एक आदमी जो रेशनल नेचर का हो। रेशनल नेचर मतलब सारी चीजें साइंटिफिकली करता हो तो उसको पर्सन कहा जाता है। नेचर रेशनल, इंडिविजुअल, सब्सटेंस, सब्सटेंसिया, ये क्या हो जाता है? पर्सन। हाल तो पर्सन की डेफिनेशन जो है बहुत कंट्रोवर्शियल रही। मतलब बहुत से लोगों ने डिफाइन किया लेकिन उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आता। अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्ट epistemology tradition from Descartes to Locke and Hume, the term may designate any human or non-human agent। तो जो पर्सनहुड का टर्म है उसको डिफाइन कर रहे हैं ये, और कह रहे हैं कि legit any human or non-human agent who possesses continuous consciousness over time, जिसके पास continuous consciousness हो टाइम के according and is therefore capable of framing representation about the world
और वो कैपेबल हो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड साइटिंग हनी, और प्लान्स फॉर्मुलेट करता हो और उसी के अकॉर्डिंग काम करता हो तो उसको पर्सन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज मैरिज। सो मैरिज क्या है? मैरिज इज द सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन इन दैट, मैरिज क्या है? एक सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन है इन दैट द कपल सेक्सुअल रिलेशनशिप इज इम्प्लिसिटली अंडरस्टूड एंड लेजिटिमेट। इसमें क्या है? जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है कपल का, उसको लेजिटिमेट किया जाता है। मतलब लेजिटिमेट करना मतलब अब वो एक तरह से इविल नहीं रह गया, बल्कि वो लेजिटिमेट हो गया। सोसाइटीज हैव हैड अ वैरायटी ऑफ मैरिज प्रैक्टिसेस। तो सारी सोसाइटी में, हर जगह की अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग टाइप्स की मैरिज प्रैक्टिसेस होती हैं। एज जॉर्ज पीटर मर्थॉप noted, sexual relations can occur without economic cooperation, and there can be division of labor between men and women without sex. But marriage unite the economic and sexual. तो क्या है? सेक्सुअल बगैर इकोनॉमिक कॉपरेशन के जरिए हो सकता है सेक्सुअल रिलेशनशिप, और इकोनॉमिक रिलेशनशिप बगैर सेक्स के लिए हो सकता है। लेकिन मैरिज क्या करता है? इन दोनों को यूनाइट कर देता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन को भी और सेक्सुअल रिलेशनशिप दोनों को भी ये मैनेज कर देता है। ये मर्डॉक के अकॉर्डिंग है। मैरिज हैज बीन डिफाइंड एज ए यूनियन बिटवीन मैन एंड अ वुमन such that children born to the woman are recognized legitimate offspring of both parents. ठीक, so क्या होता है मैरिज? मैरिज एक सेक्सुअल यूनियन होता है, और एक यूनियन होता है जो बच्चों को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है। ठीक, मैरिज जो है बच्चों को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपके मतलब एक फिक्स होता है कि हाँ ये इन्हीं की ऑफस्प्रिंग है। अगर मैरिज सिस्टम ना हो तो कौन किसका बच्चा है ये पता ही नहीं चलेगा, एक लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग नहीं होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू मेलिनोस्की says that marriage is a contract for the production and maintenance of children. तो ये क्वेश्चन बहुत बार एनडीए पूछ चुका है कि who said that marriage is a contraction for the production and maintenance of children. So marriage क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जो है प्रोडक्शन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन होता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एच लोवी, marriage is relatively permanent bond between permissible mate। मतलब एक परमानेंट बॉन्ड है परमिसिबल मेट के बीच में, मतलब कपल के बीच में एक परमिसिबल बॉन्ड होता है, एक परमानेंट बॉन्ड होता है, उसी को मैरिज कहते हैं। ये एल.एच. लोवी कहते हैं, एच.एल. लोवी। ठीक, नेक्स्ट इज टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ मैरिज। टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ मैरिज। इन सम सोसाइटीज मैरिज इज अ रिलीजियस, कुछ सोसाइटी में जो है मैरिज जो है वो रिलीजियस सेक्रेमेंट होते हैं, वेयर इन अदर इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जबकि कुछ सोसाइटी में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ में ये रिलीजियस सेक्रेमेंट होते हैं और कुछ में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट। However, there are several types of marriage that are classified on a different basis. लेकिन बहुत सारी टाइप्स ऑफ मैरिज है जिसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे। दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, और इनको 3 टाइप पे ब्रॉडली आप क्लासीफाई कर पाते हैं। नंबर 1 मोनोगैमी, पॉलीगैमी एंड ग्रुप मैरिज। ठीक, सबसे पहले आता है मोनोगैमी। मोनोगैमी इज एन आइडियल वाइड स्प्रेड एंड रेशनल। मोनोगैमी क्या है? ये आइडियल वाइड स्प्रेड एंड रेशनल टाइप्स ऑफ मैरिज है। इट इज फाउंड इन ऑल सिविलाइज्ड सोसाइटीज, और ये सारी सिविलाइज्ड सोसाइटी में होता है। मोनोगैमी refers to marriage with which one man marries one woman। मैरिज मोनोगैमी क्या होता है? एक आदमी एक औरत से शादी कर रहा हो, सिंगल सिंगल है दोनों, तो वो क्या हो जाएगा? मोनोगैमी। मोनो मतलब ही एक होता है, मोनो मतलब ही एक होता है। ठीक, 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 मोनो
मोनोगैमी क्या है, दोनों लोग सिंगल सिंगल होते हैं, हस्बैंड भी एक होता है और वाइफ भी एक होती है। मोनोगैमी इज ऑफ टू टाइप्स सच एज सीरियल मोनोगैमी एंड नॉन सीरियल मोनोगैमी। मोनोगैमी दो टाइप्स की होती है, सीरियल मोनोगैमी और नॉन सीरियल मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी और नॉन सीरियल मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी क्या होती है? इन सीरियल मोनोगैमस मैरिज द possibility of remarriage exists in case of divorce or death। डाइवोर्स और डेथ के टाइम पे रीमैरिज जो है वो हो सकती है, पॉसिबिलिटी है रीमैरिज की। डिस्पाइट ऑफ हिज रीमैरिज ही मेंटेन्स टू बी मोनोगैमस, मतलब कि जब तक वाइफ की डेथ या उसका डिवोर्स नहीं होगा तब तक वो दूसरी शादी नहीं करता है, यानी कि वो मोनोगैमस स्टेटस जो उसका है वो मेंटेन करके रखता है। ठीक। नॉन सीरियल मोनोगैमी क्या है? इन द केस ऑफ नॉन सीरियल मोनोगैमी द क्वेश्चन ऑफ रीमैरिज डज नॉट अराइज बाय ईदर ऑफ द कपल। इसमें क्या है, रीमैरिज नहीं हो सकती, डेथ हो गई होने दो, ठीक, डिवोर्स हो गया होने दो, लेकिन आप रीमैरिज नहीं कर सकते। ठीक। जैसे कि हिंदू मैरिज सिस्टम में जो विडो की मैरिज थी वो परमिसिबल नहीं थी, विडो जो है वो शादी नहीं कर सकती। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट आया तो उसमें जो है परमिशन दे दी थी, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। Here a spouse has the same single spouse throughout his life। तब एक ही के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी होती है, पर एक ही होता है, चाहे वो कपल में मेल हो चाहे फीमेल हो, वो एक एक ही होंगे और वो थ्रू आउट लाइफ होते हैं। ठीक, इसी को नॉन सीरियल मोनोगैमी कहा जाता है, इसी को नॉन सीरियल मोनोगैमी कहा जाता है। ठीक। एंड कमिंग जस्ट मिनट, 5 मिनट लगेंगे मैडम, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट। यस, सो सीरियल मोनोगैमी और नॉन सीरियल मोनोगैमी आपको पता चलेगा क्या होता है। सीरियल मोनोगैमी और नॉन सीरियल मोनोगैमी। एंड द नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्या है, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच देयर आर टोटल पार्टनर्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा पार्टनर्स अगर होते हैं तो उसको पॉलीगैमी कहा जाता है। पॉलीगैमी इज ऑफ टू टाइप्स सच एज पॉलीजिनी एंड पॉलीएंड्री। ठीक, पॉलीजिनी या पॉलीगैमी भी कह सकते हैं आप, या पॉलीएंड्री कह सकते हैं। ठीक, पॉलीएंड्री पॉलीगैमी। सो गायनी मतलब क्या होता है? पॉलीगैमी तो आपको पता चल गया। पॉलीगैमी क्या है, एक पर्सन जो है, चाहे अगर मान लेते हैं कि एक मेल है,
एक मेल है वो डिफरेंट डिफरेंट फीमेल से, एक से ज़्यादा फीमेल से मैरी करता है, तो वो क्या है, पॉलीगैमी कहलाता है। या एक फीमेल है वो एक से ज़्यादा मेल से मैरी करती है, तो वो भी पॉलीगैमी कहलाता है। ठीक, ये दो तरह की होती है, पॉलीगाइनी या पॉलीएंड्री। व्हाट इज मीनिंग ऑफ गाइनी? गाइनी मीन्स फीमेल, गायनी में फीमेल। आपने सुना होगा नाम गायनोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट आपने नाम सुना होगा। जो लेडीज की डॉक्टर होती है उनको गायनोकोलॉजिस्ट बोला जाता है। सो गायनी मीन्स फीमेल एंड एंड्री मीन्स मेल होता है, एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक, एंड्री मीन्स मेल। और पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली की जो मीनिंग होती है वो मेनी होती है। पॉली की जो मीनिंग है वो मेनी होती है। सो पॉलीगाइनी मीन्स क्या होगा? पॉली मीन्स मेनी, गाइनी मीन्स फीमेल। ठीक, तो अगर एक आदमी है और कई फीमेल हैं तो उसको पॉलीगाइनी कहा जाएगा। पॉलीगाइनी इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच अ मैन मैरीज मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। एक ही टाइम पे वो मोर देन वन वाइफ यानी कि मोर देन वन फीमेल रखता है वो, तो उसको पॉलीगाइनी कहा जाएगा। ठीक, इट वाज प्रैक्टिस इन मोस्ट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। ये जो है ज़्यादातर एंशियंट सिविलाइजेशन में प्रैक्टिस होता था। इट प्रिवेल्ड एमंग द एंशियंट हेब्रूज, असाइरियंस, बेबीलोनियंस, इंडियंस एंड अदर। इन सब में जो है ये पॉलीगाइनी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही प्रचलित है। ठीक, अब पॉलीगाइनी जो है मुस्लिम मैरिज में भी पॉलीगाइनी होती है, मुस्लिम्स में भी है। आजकल जो है, आजकल क्या मतलब मुस्लिम में ये अलाउ है पॉली, मुस्लिम में जो है ये पॉलीगाइनी अलाउ होती है। एक आदमी एटलीस्ट 4 वाइफ रख सकता है। तो ये भी पॉलीगाइनी। तो गाइनी यहाँ पे वर्ड आएगा पॉलीगाइनी, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे मेनी फीमेल, मेनी फीमेल मतलब एक मेल। तो पॉलीगाइनी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको क्या है। और पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी के भी कई टाइप होते हैं, पॉलीगाइनी के भी कई टाइप्स होते हैं। एक क्या है, सोरोरल पॉलीगाइनी। सोरोरल पॉलीगाइनी क्या होती है? सोरोरल पॉलीगाइनी इज ऑफन कॉल्ड अ surrogate. It refers to the marriage practice in which a man marries the sisters of his wife at a time or after the death of his wife. मतलब एक ही टाइम पे वो सारे जो वाइफ की सिस्टर हैं उनसे मैरी करता है, या अपनी वाइफ के डेथ के बाद अपनी वाइफ के सिस्टर से मैरी करता है, तो उसको सोरोरल पॉलीगाइनी कहा जाता है। नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी क्या होती है? सोरोरल मतलब होता है सिस्टर, एस से सिस्टर और एस से सोरोरल, ये आपको याद रखना है। एस से सिस्टर और एस से सोरोरल। ठीक, सो अगर ये कॉन्सेप्ट आता है आपके दिमाग, आपके पेपर में, तो आप एस से याद रखिएगा कि एस से क्या होता है, सिस्टर होता है, और एस से सोरोरल। तो अगर एक आदमी जो है अपनी वाइफ की सिस्टर से मैरी कर रहा है, चाहे उसकी डेथ के बाद या उसकी लाइफ में ही, तो वो सोरोरल पॉलीगामी कहलाता है। नॉन सोरोरल में क्या है, अगर उसकी सिस्टर नहीं है, वो डिफरेंट वाइफ से मैरी, मतलब मैरी कर रहा है, डिफरेंट फीमेल से मैरी कर रहा है जो उसकी वाइफ की सिस्टर नहीं है, तो वो नॉन सोरोरल पॉलीगामी कहलाता है। It is just opposite of the sororal polygamy when a man marries several women at a time who are not necessarily sister to each other. जो एक दूसरे की सिस्टर नहीं है, लेकिन मैन जो है वो मैरी करता है मोर देन वन वुमन से, तो वो क्या हो जाता है, नॉन सोरोरल पॉलीगैमी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पॉलीएंड्री।
Polyandry is very rare type of marriage in the recent day. Polyandry बहुत कम मिलती है. पॉलीगाइनी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगी. इवन मतलब बहुत सारी मॉडर्न सोसाइटी में भी पॉलीगाइनी का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, लेकिन पॉलीएंड्री बहुत रेयर है. पॉलीएंड्री बहुत रेयर है. पॉली मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया. पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी, और एंट्री मतलब मेन. एंट्री मतलब मेन. अगर कई मेन मतलब एक वाइफ और कई मेन, तो इसको क्या कहा जाता है, पॉलीगाइनी कहा जाता है. इन द वर्ड्स ऑफ केएन कपाडिया ने जो है पॉलीएंड्री को डिफाइन किया है. तो ये याद रखना है आपको, केएन कपाडिया ने पॉलीएंड्री की बात की है. Polyandry is a form of union in which a woman had more than one husband at a time. More than one husband at a time है, तो उसको polyandry कहा जाता है. ठीक. और in which brothers share a wife or wives in common. या तो ब्रदर होंगे वो शेयर करते हैं वाइफ को आपस में, तो उसको क्या कहा जाता है, पॉलीएंड्री कहा जाता है. पॉलीएंड्री इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप. पॉलीएंड्री भी दो टाइप में डिवाइड होती है. फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री और नॉन फ्रेटर्नल. फ्रेटर्नल किसको कहते हैं, फ्रेट मतलब, फ्रेटर मतलब होता है ब्रदर. फ्रेटर मतलब होता है ब्रदर, मतलब जो फादर से रिलेटेड हो. फ्रेटर मीन्स होता है ब्रदर. तो फ्रेटर्नल मीन्स अगर वाइफ ने जिन लोगों से मैरी किया है, वाइफ ने जिन लोगों से मैरी किया है वो सारे आपस में भाई हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रेटर्नल हो जाएगा. अगर जो फीमेल ने मैरी किया है जिससे, अगर वो सारे आपस में भाई हैं तो वो फ्रेटर्नल मैरिज हो जाएगा. इसी फ्रेटर्नल को एडेल्फिक पॉलीएंड्री भी कहा जाता है. एडेल्फिक पॉलीएंड्री भी कहा जाता है. ये भी आपको याद रखना है. ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि फ्रेटर्नल को दूसरा नाम क्या है, तो एडेल्फिक पॉलीएंड्री. एडेल्फिक पॉलीएंड्री दूसरा नाम है. द्रौपदी मैरिज टू पांडवास. द्रौपदी ने पांडवा से मैरी किया था. ये बेस्ट एग्जांपल है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री. जो पांडवा थे वो क्या थे, पांडवा जो थे वो सब भाई थे आपस में, और द्रौपदी ने उन सब से मैरी किया था. तो ये क्या है, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का एक एग्जांपल है. इट इज प्रिविलेंस अमंग द टोडास. और ये टोडा एक ट्राइब्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट. ठीक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट. नॉन फ्रेटर्नल क्या है, इट इज just the opposite of fraternal polyandry. In this type of marriage, husband of a woman is not necessarily brother to each other. मतलब जरूरी नहीं है कि वो आप आपस में भाई हैं. ठीक, तो उसको नॉन फ्रेटर्नल कहा जाता है. दिस टाइप ऑफ मैरिज इज फाउंड अमंग द नायर्स ऑफ केरला. ये जो है मैरिज नायर्स ऑफ केरला में पाई जाती है. वाइफ गोज टू स्पेंड सम टाइम विद ईच ऑफ हर हस्बैंड. मतलब वाइफ सारे लोगों से शादी कर लेती है, उसके बाद टाइम स्पेंड करने के लिए हर हस्बैंड के पास टाइम टू टाइम जाती है. सोरोरेट मैरिज. अब सोरोरेट मैरिज क्या होती है, सोरोरेट मैरिज कहते हैं is a type of marriage in which a husband engaged in marriage or sexual relationship with the sister of his wife. मतलब जो सोरोरल है वही सोरोरेट. कभी कभी सोरोरल को सोरोरेट भी कहकर दे देता है, इसीलिए मैंने उसको मेंशन कर दिया. ठीक है, तो एस से सिस्टर, एस से सोरोरल और एस से सोरोरेट एक ही चीज है. सोरोरेट, अगर जो है वाइफ जो है वो सारी सिस्टर हैं आपस में, तो उसको सोरोरेट कहा जाएगा. और अगर एक वुमेन मैरिज कर रही है ब्रदर से, सारे ब्रदर हैं,
तो वो क्या हो जाएगा, लेविरेट हो जाएगी, वो लेविरेट। अगर ब्रदर आपस में भाई हैं तो लेविरेट हो जाएगा, और सिस्टर जो है तो वो क्या हो जाएगा, सोरोरेट हो जाएगा। ठीक। तो ये इतना डिफरेंस है लेविरेट और सोरोरेट में। एस से आपको याद रखना है, जहाँ पे एस आ जाए वहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये इसमें ग्रुप ऑफ सिस्टर्स। अभी भी बहुत सारी सोसाइटी में क्या होता है कि अगर कोई एल्डर ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है और उसकी डेथ हो जाती है, तो वाइफ जो है वो विडो रहती है, ये वो विडो हो गई। तो इस वाइफ को जो है फोर्स किया जाता है कि वो जो है अपने हस्बैंड के भाई से शादी करे, अपने हस्बैंड के ब्रदर से शादी कर ले। तो ये भी एक टाइप का लेविरेट मैरिज हो जाता है, ये भी एक टाइप का लेविरेट मैरिज हो जाता है। नेक्स्ट इज सेरोगेमी और ग्रुप मैरिज। सेरोगेमी और ग्रुप मैरिज क्या होती है, इसमें ग्रुप ऑफ मेन भी होते हैं और ग्रुप ऑफ वुमेन भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। दोनों का ग्रुप होता है, ग्रुप मैरिज होती है। ठीक। ग्रुप मैरिज मीन्स द मैरिज ऑफ टू और मोर वुमेन विद टू और मोर मेन। ठीक है, तो मेन भी उतने होते हैं और वुमेन भी उतनी होती है, और एक ग्रुप मैरिज होती है। एवरी वुमेन इज द वाइफ ऑफ एवरी मैन बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप। एक ग्रुप है, उस ग्रुप ने इस किसी और ग्रुप ऑफ वुमेन से शादी कर ली। जैसे कि यहाँ पे मैं समझा दें उसका क्या है, ग्रुप ऑफ मेन है, मतलब मान लेते हैं 4 मेन है। ठीक। अब इन्होंने जो है शादी कर ली 6 वुमेन। ठीक। तो अब ग्रुप है, दोनों का ग्रुप है, ये मेन का ग्रुप है, ये फीमेल का ग्रुप है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि सब बांट लेंगे कि भाई ये दो तुम्हारी है और ये तुम्हारी है, इस तरह का नहीं है। ठीक। ऐसा सिस्टम नहीं है, बल्कि ये है कि ये 6 जो है इन चारों की वाइफ है। ठीक। और ये आपस में शेयरिंग चलती रहती है, तो इसको कहा जाता है ग्रुप मैरिज। एवरी वुमेन is the wife of every man belonging to a particular group. Sociologists like Dr. Rivers call it a kind of sexual communism. इसको जो है डॉक्टर रिवर्स ने इसको सेक्सुअल कम्युनिज्म कहा था। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि हु सेड ग्रुप मैरिज एज अ सेक्सुअल कम्युनिज्म। तो ये डॉक्टर रिवर्स ने कहा है। दिस टाइप ऑफ मैरिज इज फाउंड एमंग सम ट्राइबल्स इन ऑस्ट्रेलिया। कुछ ट्राइबल्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, तिब्बत और शिलोंग और बिलीव टू हैव अ प्रैक्टिस ग्रुप मैरिज। ठीक है, इन सब जगहों पे ग्रुप मैरिज होती है। रूल्स ऑफ मैरिज रिस्ट्रिक्शन। बहुत सारे मैरिज के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, रूल होते हैं। मैरिज इज नॉट मेयर लाइसेंस टू लिव एज spouses. It provides the basis of social structure and involves social mutual and individual ऑब्लिगेशन। मतलब मैरिज सिर्फ एक ये नहीं है कि मतलब आप जो है हस्बैंड और वाइफ हो गए हैं। ठीक है, मैरिज बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, सोशल स्ट्रक्चर है, इसमें सोशल म्यूचुअल इंडिविजुअल और मतलब एक ऑब्लिगेशन आपको दे दिया जाता है। ऑब्लिगेशन मतलब एक आपकी ड्यूटी हो जाती है, आपको एक रोल दे दिया जाता है। ठीक। मैरिज बॉन्ड और देयरफॉर इन एवरी सोसाइटी स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन बाय एक्सोगेमस एंड एंडोगेमस रिस्ट्रिक्शन। तो इसीलिए मैरिज जो है वो रिस्ट्रिक्शन रखा गया है एक्सोगेमस और एंडोगेमस के बीच। ठीक है, क्योंकि मैरिज सिर्फ ये नहीं कि आप हस्बैंड और वाइफ हो गए, बहुत सारे अदर फैक्टर भी डिपेंड करते हैं, इसीलिए ये एक्सोगेमस और एंडोगेमस रिस्ट्रिक्शन के बेस पे होती है। ठीक। Endogamy or endogamous marriage. Endogamy is the form of marriage in which one must marry uh, within one's own caste और अदर ग्रुप। एंडोगेमी क्या है, आपको अपने ही ग्रुप के अंदर शादी करना है, तो वो एंडोगेमी। एंडो मतलब अंदर। ठीक। एंडो मतलब होता है इंटरनल,
एंडो मतलब होता है इंटरनल। आपने एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम सुना होगा बायोलॉजी में। तो इसीलिए एंडो मतलब क्या होता है, इंटरनल होता है। ठीक, और एक्सो मतलब होता है एक्सटर्नल। ठीक, सो क्या है, एंडोगैमस मैरिज होती है, एंडोगैमी होता है। एंडोगैमी क्या है, एंडोगैमी में आप अपने ही ग्रुप के अंदर शादी करते हैं। ठीक है, ये फिक्स होता है कि आप अपने ग्रुप के अंदर ही शादी करेंगे, और वो कास्ट का ग्रुप हो या किसी क्लास का ग्रुप हो, कैसा भी हो। ठीक है, दिस रूल डज नॉट परमिट मैरिज ऑफ क्लोज टीम। ये जो रूल है ये क्लोज टीम से मैरिज करने में की परमिशन नहीं देता। ठीक, ट्राइबल और डिविजनल एक्सोगेमी। तो पहला जो एक्सोगेमी है वो ट्राइबल और डिविजनल एक्सोगेमी। दिस इज द endogamy in which no individual can marry outside his own tribes or division। मतलब ट्राइबल्स का एक डिवीजन बना होता है, तो आपको अपने ही ट्राइब्स के अंदर ही शादी करना है या अपने ही डिवीजन के अंदर शादी करना है। लाइक कास्ट ट्राइब इज आल्सो एन एंडोगेमस यूनिट। कास्ट या ट्राइब जो है ये भी एक एंडोगेमस यूनिट है। कास्ट एंडोगेमी क्या है, दिस फॉर्म ऑफ कास्ट एंडोगेमी इज प्रोहिबिट द मेंबर ऑफ कास्ट टू मैरी आउटसाइड देयर ओन कास्ट। मतलब अपने ओन कास्ट से अलग जो है आप शादी नहीं कर सकते। ये चीजें क्लास में भी होती हैं, क्लास में भी पाई जाती है, लेकिन बहुत फॉर्मल तरीके से नहीं होती है, इसीलिए कोई इसको ध्यान नहीं देता है। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं कोई रिच आदमी है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके फैमिली मेंबर जो है कोई पुअर से शादी करे। ठीक, ये कभी भी चाहेगा नहीं। तो ये भी एक तरह का होता है, लेकिन ये क्योंकि इतना ज़्यादा फॉर्मल तरीके से नहीं होता है, इसीलिए कोई इस पे ध्यान नहीं देता। सो कास्ट एक्सोगेमी क्या है, आपको अपने कास्ट के विद इन कास्ट ही शादी करना है। तो ये हाँ, तो कुछ मतलब सर्टेन एक्सेप्शन भी होते हैं, ऐसा नहीं है। सब कास्ट एंडोगेमी क्या होती है, दिस इज द टाइप ऑफ एंडोगेमी इन विच चॉइस फॉर मैरिज इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सब कास्ट। मतलब सब कास्ट क्या है, सब कास्ट के अंदर ही शादी करनी है। कास्ट एक ब्रॉड टर्म हो जाता है, फिर उसमें भी सब कास्ट होती है जिसको जाति कहते हैं, जाति। अब उसमें भी आप क्या करते हैं, अलग अलग मतलब विद इन सब कास्ट ही आपको मैरी करना होता है, उस सब कास्ट एंडोगेमी होती है। जैसे कि मान लेते हैं क्षत्रिया, क्षत्रिया में बहुत सारे सब कास्ट होते हैं। क्या ठाकुर होते हैं, और बहुत सारे कास्ट होते हैं, मुझको तो नहीं पता है उसके बारे में, कास्ट उसके बारे में। सो क्षत्रिया में ठाकुर होते हैं, और भी कास्ट होती होंगी, तो ठाकुर जो है वो ठाकुर से ही शादी करेंगे। ये जो है सब कास्ट एंडोगेमी है। पटेल हैं तो पटेल से ही करेंगे, जाट हैं तो जाट से ही करेंगे। वर्ना एंडोगेमी, वर्ना एंडोगेमी प्रेस्क्राइब मैरिज बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ण। मतलब एक वर्ण के जो है उसी से ही, उसी वर्ण के विद इन ही शादी आप कर सकते हैं। चार वर्ण है, चारों के अंदर ही शादी आप आपस में ही कर सकते हैं, किसी दूसरे वर्ण में शादी नहीं कर सकते। मैरिज बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम वर्ण वाज रिगार्डेड एज प्रॉपर एंड आइडियल। ठीक, अगर सेम वर्ण में ही मैरिज है तो उसी को प्रॉपर या आइडियल माना जाता है, वरना नहीं। नेक्स्ट इज एक्सोगेमी और एक्सोगेमस मैरिज। अब एक्सोगेमस मैरिज क्या होता है, मैंने बताया कि एक्सो मतलब होता है एक्सटर्नल। एक्सोगेमस refers to the rules that a man must marry someone outside his own group। तो ब्रॉड ग्रुप में तो इंटरनल होता है, लेकिन उससे भी छोटा जो ग्रुप होता है उसमें एक्सटर्नल हो जाता है। जैसे गोत्रा एक्सोगेमी, एक गोत्र के लोग जो है दूसरे गोत्र से शादी नहीं कर सकते। मतलब एक गोत्र के लोग आपस अपने ही गोत्र से शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि गोत्र जो है इतना मिला जुला होता है कि गोत्र में पॉसिबिलिटी होती है कि वो हमारे ही मतलब पूर्वज होंगे, या हमारे ही मतलब आपस के रिलेटिव्स हैं, इसीलिए गोत्रा एक्सोगेमी होती है। गोत्रा रिफर्स टू द क्लेन मेंबर ऑफ पर्टिकुलर गोत्र और क्लेन आर सपोज टू हैव क्लोज ब्लड रिलेशंस
एमंग देमसेल्फ, मतलब क्यों नहीं करते, क्योंकि वो मानते हैं कि हम लोगों का खून जो है वो एक है, ब्लड रिलेशन है। Hence, the Hindu practice of one marrying outside one's own gotra is gotra. हिंदू में ये प्रैक्टिस होती है कि आपको गोत्रा से आउटसाइड गोत्रा शादी करना है, तो इसीलिए गोत्रा इसको कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट इज परिवार एक्सोगेमी, परिवार जिसको कहते हैं। ठीक। परिवार मीन्स सिबलिंग, मतलब आपस में जो भाई हैं वो। ठीक। पीपल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ कॉमन सेंट आर सेड टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर परिवार। ठीक। तो पीपल जो है जो ओरिजिनेट हुए हैं एक कॉमन सेंट से, सेंट होते हैं सबके अलग अलग संत होते हैं, उससे जो निकले हुए होते हैं उसको एक पर्टिकुलर परिवार माना जाता है। अकॉर्डिंग टू परिवार एक्सोगेमी, वन हैज टू मैरी आउटसाइड वन ओन परिवार, मतलब अपने परिवार से बाहर ही आपको शादी करना होता है। मैरिज विद इन परिवार इज फॉरबिडन, मैरिज शादी मतलब परिवार के अंदर ही शादी करना जो है वो फॉरबिडन मतलब वर्जित है, आप उसको नहीं कर सकते। ये हिंदू मैरिज सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं। सपिंडा एक्सोगेमी क्या है? सपिंडा मीन्स लीनियज, पीपल बिलोंग टू 5 generation from the father side and 3 or 7 generation from the mother side. 5 generation from the father side या 3 और 7 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड, आप जो है शादी नहीं कर सकते, इसी को सपिंडा एक्सोगेमी कहा जाता है। ठीक। फादर साइड एंड 3 और 7 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड आर नोन एज सपिंडा, तो इसको सपिंडा कहा जाता है। हेंस अकॉर्डिंग टू सपिंडा दे बिलीव टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पिंडा, मतलब ये बिलोंग करते हैं कि हम लोग एक ही पिंडा के हैं, सो वो एक विद इन पिंडा जो है आप शादी नहीं कर सकते। हेंस अकॉर्डिंग टू सपिंडा एक्सोगेमी, मैरिज विद इन वंस ओन सपिंडा इज फॉरबिडन, तो मैरिज विद इन वंस ओन सपिंडा इज फॉरबिडन। दे आर सपोज टू मैरी आउटसाइड वंस ओन सपिंडा, उनको जो है आपके अपने सपिंडा से अलग शादी करना होता है। तो इसको सपिंडा एक्सोगेमी कहा जाता है। विलेज एक्सोगेमी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैरिज विद इन स्मूथ विलेज इज फॉरबिडन। बहुत सारे जगहों पे क्या होता है, विलेज एक्सोगेमी होता है, आप एक ही विलेज में शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये माना जाता है कि जो विलेज में रह रहे हैं, विलेज में क्या होता है सारे रिलेटिव ही रहते हैं, तो वो सब रिलेटिव हैं और हो सकता है कि इनका ब्लड रिलेशन भी हो, तो इसीलिए विलेज एक्सोगेमी होती है बहुत सारी जगहों पर, कहीं कहीं नहीं भी होती है। ठीक। Each and every society prescribes certain rule relating to marriage. हर सोसाइटी कुछ ना कुछ रूल बनाती है मैरिज से रिलेटेड। ठीक, जैसे हमने पढ़ा था उसमें क्या था, इंसेस्ट टबू के बारे में हमने पढ़ा है। इंसेस्ट टबू जो है वो किसमें पढ़ा था हम लोगों ने? इरावती कर्मे में भी पढ़ा है, लेवी स्ट्रॉस में भी पढ़ा है। ठीक, तो उसमें क्या है, इंसेस्ट टबू का क्या मतलब होता है? वो भी एक तरह का एक्सोगेमी, मतलब आप अपने जो है रिलेटिव से शादी नहीं कर सकते, ये एक तरह का रिस्ट्रिक्शन होता है। तो हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो है शादी नहीं कर सकते, ब्लड रिलेशन में आप शादी नहीं कर सकते। जैसे कि मुस्लिम में 2 तरह के लोग होते हैं, दो मुस्लिम का जो रूल है, हमको ये भी अलग से पढ़ना है लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मुस्लिम में 2 लोग होते हैं, एक महरम और एक जो होता है वो गैर महरम होता है। गैर महरम, ठीक, गैर महरम और महरम। महरम क्या होता है? महरम जैसे आपका मतलब सिबलिंग हो गया,
सिबलिंग यानी भाई बहन, ये महरम हुए। सिबलिंग हो गया, ठीक। फादर मदर, फादर मदर हो गए। और मदर की जो मतलब मदर्स सिस्टर, मदर्स सिस्टर ब्रदर, सिस्टर एंड ब्रदर, फादर सिस्टर एंड ब्रदर, फादर्स सिस्टर एंड ब्रदर, ग्रांड पेरेंट्स, ये सब आपके आ जाते हैं महरम। अब आप जो है महरम से शादी नहीं कर सकते, मतलब महरम जो है वो उससे आप शादी नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन होता है। मतलब जो महरम में आएंगे उससे आप शादी नहीं कर सकते, सिर्फ आप गैर महरम से शादी कर सकते हैं, गैर महरम से सिर्फ शादी कर सकते हैं। So, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होते ही मैरिज से रिलेटेड। उसके बाद आता है फैमिली। और तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट इसमें मतलब मैरिज में भी पढ़ना है, कल हम लोग पढ़ते हैं उसको, हाइपोगैमी और हाइपरगैमी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आते हैं फैमिली पे। फैमिली क्या है? A family is a group of two or more persons related to birth, marriage or adoption who live together। मतलब फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन है, एक या दो से ज्यादा लोगों का, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं बाय बर्थ, बाय मैरिज और बाय अडॉप्टेशन। ऑल सच रिलेटेड पर्सन आर कंसीडर्ड एज मेंबर ऑफ वन फैमिली। इन सबको मेंबर ऑफ वन फैमिली माना जाता है। The family is an intimate domestic group made up of people related to one another by bond of blood। या तो ब्लड रिलेशन से होते हैं, सेक्सुअल मेटिंग से होते हैं, मतलब वही मैरिज से जो होता है, और लीगल टाइज। लीगल टाइज क्या है? अडॉप्टेशन जो है, अडॉप्टेशन आप लीगली अडॉप्ट करते हैं किसी को, तो वो लीगल टाइज है। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक सोशल यूनिट। ये जो है स्मॉलेस्ट और मोस्ट बेसिक सोशल यूनिट है, विच इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप फॉर्म इन सोसाइटी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइमरी ग्रुप है, हर सोसाइटी में पाया जाता है। मैकाइवर ने फैमिली को क्या डिफाइन किया है? फैमिली इज अ ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्सुअल रिलेशनशिप सफिशिएंटली precise and endeavoring to provide for the procreation of and upbringing of children। तो मैकाइवर ने इस तरह से फैमिली को डिफाइन किया कि फैमिली जो है एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जिसमें क्या है कि लोग प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन पे ध्यान देते हैं। रॉबर्ट ब्रिस्ट ने क्या कहा था फैमिली के बारे में? रॉबर्ट ब्रिस्ट, तो द फैमिली ऑलमोस्ट विदाउट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एनी ग्रुप दैट ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफर। मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है, इन्होंने कहा था, रॉबर्ट ब्रिस्ट ने कहा था कि फैमिली जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। द फैमिली इज विद अस ऑलवेज और मोर प्रिसाइजली वी आर विद। मतलब फैमिली हमारे साथ होती है और हम फैमिली के साथ हमेशा होते हैं। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये है लिंकोफ ने फैमिली को डिफाइन किया है। फैमिली इज अ मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। लिंकोफ की डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है एनटीए में। ठीक, सो फैमिली इज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब ये ड्यूरेबल एसोसिएशन है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, विद और विदाउट चिल्ड्रेन, और ऑफ या तो चिल्ड्रेन के साथ या चिल्ड्रेन के बगैर, ऑफ अ मैन और वुमेन अलोन विद चिल्ड्रेन। या तो मैन और वुमेन अलग रह रहे हैं चिल्ड्रेन के साथ, इसको क्या कहा जाता है? फैमिली कहा जाता है। किंग्सले डेविस ने भी फैमिली को डिफाइन किया है। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन whose relations to one another are based on consanguinity। consanguinity क्या होती है? जो ब्लड रिलेशन में होते हैं उसको कंsanguinity कहते हैं। who are therefore kin to one another, इसलिए ये एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं।
तो इनका की पॉइंट आप फैमिली में कंसिंगुलरिटी याद कर सकते हैं, निम्कोक का ड्यूरेबल एसोसिएशन याद कर सकते हैं। तो ऐसे की पॉइंट आपको याद करने होते हैं, कभी कोई डेफिनेशन पूरी नहीं याद करनी होती, की पॉइंट्स बस याद करने होते हैं, उससे आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डेफिनेशन दी हुई होती है, ऐसा नहीं कि आपको डेफिनेशन भी याद करना है। कंस्ट्रेंट यूनिटी भी याद कर सकते हैं किंसले डायग्राम में। नेक्स्ट इज बर्जेस एंड लॉकी। बर्जेस एंड लॉकी ने डिफाइन किया है फैमिली को, क्या है? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिड ब्लड और एडॉप्टेशन constituting in a single household, interacting and intercommunicating with each other uh, in their respective social role of husband and wife। मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो मैरिज या ब्लड के रिलेशन से एक साथ जुड़े होते हैं और एक कॉमन हाउस होल्ड में रहते हैं, सिंगल हाउस होल्ड में, और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और इनका जो सोशल रोल होता है वो हस्बैंड एंड वाइफ का होता है। हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, सन एंड डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर, क्रिएटिंग अ कॉमन कल्चर। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं बर्जर और लॉकी की पॉइंट। अगर आप फैमिली को याद करें तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कवर कर दिया, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, सन डॉटर। अगर ये सब चीज़ें आप देखते हैं तो आप समझ जाइए कि ये बर्जर्स और लॉकी की डेफिनेशन। ठीक, एलियट एंड मेरिल ने डिफाइन किया है फैमिली को। फैमिली इज द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। बायोलॉजिकल सोशल यूनिट, तो बायोलॉजिकल सोशल यूनिट इनकी जो है क्या है, की पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से की पॉइंट आपको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली क्या है? बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली होती है। फैमिली इज ए यूनिवर्सल ग्रुप। फैमिली यूनिवर्सल है क्योंकि ये सारी सोसाइटी में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन सम फॉर्म और द अदर, मतलब या तो सेम फॉर्म में, सेम शक्ल में होती है या किसी और शक्ल में होती है, लेकिन होती ही हो इन ऑल टाइप ऑफ सोसाइटीज, वेदर प्रिमिटिव और मॉडर्न। चाहे प्रिमिटिव सोसाइटी हो चाहे मॉडर्न सोसाइटी हो, फैमिली पाई ही पाएगा। अब फैमिली इज बेस्ड ऑन मैरिज। फैमिली जो है वो मैरिज की बेस पे होती है, विच रिजल्ट इन अ मेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू एडल्ट्स और अपोजिट। जो रिजल्ट क्या होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, दो एडल्ट अपोजिट सेक्स के मेट होते हैं, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं। तो ये भी एक फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ऑल्दो अब जो है सेम सेक्स मैरिज भी अलाउ हो गई है, तो अब सेम सेक्स मैरिज भी होने लगी। एवरी फैमिली प्रोवाइड एन इंडिविजुअल द नेम एंड हेंस इट इज अ सोर्स ऑफ नोमेनक्लेचर। हर फैमिली का जो इंडिविजुअल होता है उसको एक नेम दिया जाता है, सारी फैमिली के लोगों का एक नेम होता है, उसको नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ठीक, फैमिली इज द ग्रुप थ्रू विच डिसेंट और एंसेस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड। फैमिली की से ही आप डिसेंट या एंसेस्ट्री को ट्रेस करते हैं, मतलब पूर्वज को ट्रेस करते हैं। ठीक, फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप इन एनी इंडिविजुअल लाइफ। फैमिली जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुप है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। फैमिली इज द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट ग्रुप इन प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन में फैमिली ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुप है। ठीक, a family is generally limited to in size, even large joint and extended family। फैमिली के भाई कई टाइप होते हैं, लार्ज, ज्वाइंट एंड एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है। ठीक, लार्ज क्या है, जो बहुत बड़ी फैमिली है उसको लार्ज कहते हैं। ज्वाइंट कहते हैं अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके फादर और अंकल्स वगैरह साथ में रह रहे हैं तो वो क्या है, ज्वाइंट फैमिली है। Eight, the family is the most important group in society. It is nucleus of all institution, ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप। ये न्यूक्लियस है सभी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप का। न्यूक्लियस किसको कहते हैं? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, बायो में आपने पढ़ा होगा। ठीक, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह फैमिली भी किसी भी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन का एक न्यूक्लियस है। फैमिली इज बेस्ड ऑन इमोशन एंड सेंटिमेंट। फैमिली जो है वो
इमोशन और सेंटिमेंट के बेस पे होता है। द फैमिली इज अ यूनिट ऑफ इमोशनल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। फैमिली जो है ये यूनिट है इमोशनल और इकोनॉमिक कॉपरेशन। इमोशन भी आपका मेंटेन होता है और इकोनॉमिक जो भी ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरी होती हैं फैमिली की। नेक्स्ट इज ईच मेंबर ऑफ फैमिली शेयर्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली का हर मेंबर कुछ ना कुछ ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता ही करता है। एवरी फैमिली इज मेड अप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड आर वन और मोर चिल्ड्रेन बोथ नेचुरल एंड अडॉप्टेड। फैमिली क्या है, हर फैमिली में हस्बैंड और वाइफ होते हैं, उनके एक या एक से ज़्यादा चिल्ड्रेन होते हैं, या चाहे वो नेचुरली हो या मतलब अडॉप्टेड। Each family is made up of different social roles like those of husband, wife, mother, father, children, brother और sister। फैमिली में सारे लोगों का अलग अलग रोल होता है। फादर का अलग रोल होगा, हस्बैंड का अलग रोल होगा, वाइफ का अलग रोल होगा, मदर का अलग रोल होगा, चिल्ड्रेन का अलग रोल होगा, ब्रदर एंड सिस्टर का अलग रोल होगा। इस तरह से रोल भी डिफाइन होते हैं फैमिली। तो ये बहुत कॉमन कॉमन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये अगर आप पेपर में भी देखते हैं ना तो इतना समझ जाएंगे कि हाँ ये फैमिली फुलफिल कर रही है नहीं कर रही। बस आपको एक बात पढ़ लेना है बस। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ फैमिली। फैमिली इज यूनिट थ्रू विच प्रोक्रिएशन टेक्स प्लेस। फैमिली के ही जरिए प्रोक्रिएशन होता है। प्रोक्रिएशन मतलब पालना पोसना जिसको कहते हैं वो प्रोक्रिएशन। चिल्ड्रेन का प्रोक्रिएशन काम से होता है, फैमिली से ही होता है। The process of reproduction is institutionalized, regulated and controlled in a family. Reproduction का प्रोसेस जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब एक इंस्टीट्यूशन के बेस पर लेजिटिमेट हो जाता है, ठीक। रेगुलेट या कंट्रोल किया जाता है फैमिली के जरिए। फैमिली हेल्प इन प्रोपगेशन ऑफ ह्यूमन स्पेसीज एंड परपेचुएशन ऑफ ह्यूमन मतलब ह्यूमन स्पेसीज को बढ़ाने में मदद करती है फैमिली। जो जब रिप्रोडक्शन होगा तो ह्यूमन स्पेसीज बढ़ेगी, ठीक। इस तरह से फैमिली ये भी रोल अदा करती है। फैमिली प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल विद एन आइडेंटिटी। फैमिली जो है इंडिविजुअल को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक में नोमेनक्लेचर का। इट इज थ्रू द फैमिली दैट एवरी फैमिली नेम इज कैरीड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हर फैमिली का नेम जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेन। प्रोडक्शन और अपब्रिंगिंग यही है, वही प्रोक्रिएशन का ही पार्ट है। एक फैमिली इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। इम्पॉर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का। फैमिली इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। ये भी याद रखना है कि फैमिली के जरिए ही कल्चर ट्रांसफर होता है। और फैमिली के जरिए जो कल्चर ट्रांसफर होता है और जो इंडिविजुअल अडॉप्ट करता है उस कल्चर को क्या मतलब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनकल्चरेशन कल हम लोगों ने पढ़ा है। फैमिली इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फॉर इट्स मेंबर। मतलब हर तरह से फैमिली आपका सपोर्ट करती है। इमोशनल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इकोनॉमिक सपोर्ट है, हर तरह से आपका सपोर्ट फैमिली ही करती है। फैमिली प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद होम एंड स्टेबिलिटी एंडेवरिंग सोशल रिलेशनशिप। आपको घर प्रोवाइड करती है, सोशल रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है। द फैमिली इज द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर का भी बेसिस है फैमिली। सारे लोगों का अलग अलग काम है फैमिली में। वाइफ का अलग काम है, हस्बैंड का अलग काम है, ब्रदर का अलग काम है, सिस्टर का अलग काम है। वेयर ऑल मेंबर्स हैव देयर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ईच अदर। A family fulfill the economic needs of its member। इकोनॉमिक नीड भी पूरी करती है अपने मेंबर्स की। 13 क्या है, फैमिली इज ट्रेडिशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के एजुकेशन में भी फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है। फैमिली ऑल्सो हैज अ रिक्रिएशनल फंक्शन। रिक्रिएशनल फंक्शन क्या है, जो बहुत सारे त्यौहार वार मनाए जाते हैं वो क्या है, एक इंजॉयमेंट फंक्शन होता है, उसी को रिक्रिएशनल फंक्शन कहा है। Earlier most recreational was family based। पहले जो है सारे रिक्रिएशनल जो है वो फैमिली बेस्ड। फैमिली में आज ये मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है, इस तरह से
मतलब एक रिक्रिएशनल प्रोसेस सेटअप रहता था पहले। नेक्स्ट इज टाइप और फॉर्म्स ऑफ फैमिली। टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ फैमिली बेस्ड ऑन बर्थ। सो टाइप्स के कई मतलब बेस हैं, फैमिली के जो टाइप्स होते हैं उसके कई बेस हैं। बेस्ड ऑन बर्थ, बर्थ जो है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, दो होती है। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या होता है, जिसमें आदमी पैदा हुआ उसका ओरिएंटेशन हुआ। ठीक, ओरिएंटेशन जो है अगर आप निकालें, ओरिएंटेशन ओरिजिन से बना है, ये मतलब आपको बस याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। फैमिली जो है ओरिएंटेशन ओरिजिन से बना है, और ओरिजिन कहाँ क्या होता है, जहाँ से आप पैदा हुए। ठीक, तो जहाँ से जिस फैमिली में आप पैदा हुए वो फैमिली आपका फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन हुई। अब फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, द फैमिली वेयर एन इंडिविजुअल सेटअप आफ्टर हिज और हिज मैरिज, मतलब मैरिज के बाद जो आपका आपकी फैमिली सेटअप होती है उसको फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहा जाता है। उसको फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहा जाता है। बेस्ड ऑन मैरिज, मैरिज के बेस पे फैमिली दो दो तरह की होती है, मोनोगैमस फैमिली और पॉलीएंड्रस फैमिली। मोनोगैमस क्या है, दिस फैमिली कंसिस्ट ऑफ वन हस्बैंड एंड वाइफ इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन एंड दिस इज बेस्ड ऑन मोनोगैमी। मोनोगैमी के बेस पे ही अगर कोई फैमिली है तो वो मोनोगैमस फैमिली होती है। पॉलीएंड्रस क्या है, अ फैमिली मेड अप ऑफ वन वाइफ एंड मोर देन वन हस्बैंड। अगर एक वाइफ है और मोर देन वन हस्बैंड है तो वो पॉलीएंड्रस फैमिली हो जाएगी। and children either born or adopted each one of them. एंड्रस मैंने बताया था, एंड्रस क्या होता है, मेल। बेस्ड ऑन रेसिडेंस, रेसिडेंस के बेस पे देखिए आप क्या होता है, लोकेलिटी आपने सुना होगा, तो रेसिडेंस के बेस पे जो भी चीजें होंगी उसके लास्ट में लोकल आता है, उसके लास्ट में लोकल आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, सो लोकल आता है मतलब मैट्री लोकल और पैट्री लोकल। मैट्री लोकल क्या है, अगर आप जो है जो फैमिली है वो मदर के घर पे रह रही है, मतलब हस्बैंड जाकर अपनी वाइफ के घर रह रहा हो तो उसको मैट्री लोकल कहा जाता है, और वाइफ अगर हस्बैंड के घर आ रही है तो उसको पैट्री लोकल कहा जाता है। मैट्री मतलब फीमेल और पैट्री मतलब मेल। ठीक, तो अगर मेल के यहाँ पे जाके रह रहे हैं तो वो क्या, वो फीमेल के वहाँ पे जाके रह रहे हैं तो मैट्री लोकल हो जाएगा, और मेल के वहाँ पे जाके रह रहे हैं तो वो पैट्री लोकल हो जाएगा। ठीक, when a couple stays in the wife's house, the family is known as family of matrilocal residence. When a family stays in the house of husband, the family is known as patrilocal residence. Although neolocal का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। नियोलोकल क्या होता है, कोई नई जगह पे जाके रहने, ना उनके घर ना इनके घर, बल्कि एक नई जगह पे जाके रहने, तो उसको नियोलोकल कहा है। फैमिली ऑफ चेंजिंग रेसिडेंस, वही है नियोलोकल। When a family stays in the husband house, stays in a husband house पे रहते हैं, लेकिन for some time and moves to wife's house, और कुछ देर बाद मूव कर देते हैं wife's house, वाइफ के घर पे चले जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फैमिली ऑफ चेंजिंग रेसिडेंस। Stays for a period of time and then move back to the husband house, तो इस तरह चलता रहता है, पहले हस्बैंड के घर आए, फिर कुछ दिन बाद चले गए वाइफ के घर, वाइफ के घर कुछ दिन रहे, फिर चले आए हस्बैंड के घर, इस तरह से चलता रहता है। अब स्टार्ट लिविंग इन अनदर प्लेस, या दूसरी प्लेस पे जाके रहते हैं। ठीक, द फैमिली इज कॉल्ड अ फैमिली ऑफ चेंजिंग रेसिडेंस। बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री और डिसेंट, एंसेस्ट्री और डिसेंट मतलब कि जो जनरेशन चलती आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, उस क्या होता है, एंसेस्ट्री होती है। एंसेस्ट्री अगर लीनियर, एंसेस्ट्री हमारी क्या होती है, लीनिएज होती है। एंसेस्ट्री हमारी जो है लीनिएज होती है, इसीलिए लीनियल आता है।
जब भी एंसेस्ट्रियल के बेसिस पे फैमिली को डिवाइड करेंगे तो उसके टर्म में जो है लीनियर आता है, जैसे मैट्रिलीनियर और पैट्रिलीनियर। तो अगर जो है एंसेस्ट्री मदर की तरफ से चल रही है तो उसको मैट्रिलीनियर कहा जाएगा, और अगर फादर की तरफ से चल रही है तो उसको पैट्रिलीनियर कहा जाता है। हमारी नॉन सोसाइटी में इंडियन में जो नॉर्थ इंडिया में है, वो नॉर्थ इंडियन में पैट्रिलीनियर पाई जाती है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो फादर की तरफ से ही गिनी जाती है, माँ की तरफ से नहीं गिनी जाती। तो अगर मदर की तरफ से गिनी जाए तो वो क्या हो जाएगी, मैट्रिलीनियर फैमिली कहलाती है, और फादर की तरफ से अगर है तो वो पैट्रिलीनियर फैमिली कहलाती है। मदर की तरफ से है तो मैट्रिलीनियर, और फादर की तरफ से है तो पैट्रिलीनियर। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन अथॉरिटी। अथॉरिटी के बेस पे है तो अर्कल होता है। अथॉरिटी के बेस पे है तो अर्कल होता है। अर्कल होता है अथॉरिटी के बेस पे, तो मैट्रियर्कल और पैट्रियर्कल। अगर वाइफ की चल रही है तो मैट्रियर्कल, और हस्बैंड की चल रही है तो पैट्रियर्कल। वैसे तो मतलब आम भाषा में मतलब ऊपर से कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन अंदर से सारी फैमिली जो है वो मैट्रियर्कल ही होती है, क्योंकि हर जगह पे वाइफ की ही चलती है, हस्बैंड की कहाँ पे चलती है। ठीक, तो हर जगह पे मैट्रियर्कल होती है। तो बाहर से कुछ भी दिख रहा हो लेकिन अंदर से वो मैट्रियर्कल ही होती है। कोई कुछ भी बोले लेकिन वाइफ के सामने किसी की नहीं चलती है। सो ये तो हो गया मजाक वाला पार्ट, लेकिन पढ़ लेते हैं क्या होते हैं मैट्रियर्कल और पैट्रियर्कल। सो इन दीज फैमिलीज अ वुमन इन द हेड इज द हेड ऑफ द फैमिली। अगर वुमन जो है हेड ऑफ द फैमिली है तो आप कहेंगे सर हेड ऑफ द फैमिली वुमन तो हर जगह होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब तो जो रिटन फॉर्म है उसमें तो नहीं है, प्रैक्टिकली तो है लेकिन रिटन उसमें नहीं है। रॉबी कुमार नहीं, मतलब मैं एक मस्ती वाला पार्ट कर रहा हूँ, कोई मतलब वो किसी की बुराई नहीं कर रहा मैं। मतलब एक वो कह रहा हूँ कि आ, इस तरह से चीज़ें होती हैं, मतलब वाइफ की ही चलती है फैमिली में। तो अगर फैमिली में जो है वाइफ हेड है तो वो मैट्री आर्कल फैमिली कहलाती है, और अगर मेल जो है वो हेड है तो वो पैट्रियर्कल फैमिली कहलाती है। In patriarchal family, the head of family is a male, and authority is vested in him. Based on the nature of relations, रिलेशन क्या है इस बेस पे जो फैमिली होती है उसको अ, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक कंजुगल फैमिली और एक कॉन्सेंगुइन फैमिली। ठीक, तो कंजुगल फैमिली क्या होती है, द कंजुगल फैमिली इज मेड अप ऑफ द एडल्ट एमंग whom देयर इज अ सेक्सुअल रिलेशन। अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप है उनके बीच में तो वो कंजुगल फैमिली हो जाएगी। और कंसेंगुइन फैमिली क्या होती है, अ कंसेंगुइन फैमिली इज मेड अप ऑफ मेंबर एमंग whom अ ब्लड रिलेशंस एग्जिस्ट। अगर ब्लड रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कंसेंगुइन फैमिली कहलाती है। कंसेंगुइन मतलब ही ब्लड होता है, कंसेंगुइन मतलब ही ब्लड होता है। और कंजुगल, कंजुगल जुगल मतलब मैरिज होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप या मैरिज। So consanguine family. A consanguine family is made up of a member among whom a blood relations exist, or those who are consanguineal kin. That is family consisting of parents and children or siblings. Parents, children और सिबलिंग है तो वो consanguineal family को।
बेस्ड ऑन स्टेट और स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर के बेस पे देखा जाए तो फैमिली न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन और नेचुरल अडॉप्ट। मतलब वाइफ है, हस्बैंड है और चिल्ड्रन है, अनमैरिड चिल्ड्रन होंगे तभी वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाएगा। अनमैरिड चिल्ड्रन है और या तो वो चिल्ड्रन अडॉप्टेड है या अपने नेचुरल। ठीक। जॉइंट फैमिली, अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन, 3 जनरेशन होती है। ठीक। लिविंग टुगेदर अंडर द सेम रूफ, शेयरिंग द सेम किचन एंड पर्स और इकोनॉमिक एक्सपेंसेस। ठीक। इकोनॉमिक एक्सपेंसेस पर्स करते हैं और सेम रूफ के अंदर रहते हैं। रूफ मतलब क्या होता है? छत। सेम छत के अंदर रहते हैं और मतलब 3 जनरेशन से बिलोंग करते हैं। जैसे एक आपकी जनरेशन हो गई, लास्ट वाली जनरेशन, उसके ऊपर आपके फादर की जनरेशन, उसके ऊपर आपकी ग्रैंडफादर की जनरेशन। तो ये 3 जनरेशन एग्जिस्ट करती है जॉइंट फैमिली। तो अगर स्ट्रक्चर के बेस पे आप देखेंगे तो 2 तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं फैमिली को। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें तो कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो पूछ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन रहते हैं इस टॉपिक से। ये सारे टॉपिक से मतलब बहुत ब्रॉड क्वेश्चन वैसे नहीं होते हैं, आपको कॉमन सेंस में भी हो जाता है, लेकिन आपको कम से कम पता होना चाहिए ना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी तो उसी के बेस पे ही क्वेश्चन होते हैं। उसी के बेस पे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कंसेंजन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें जब तक नहीं पता होंगी, लोकल मैट्री लोकल पैट्री लोकल, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जब आपके सिलेबस में है तो वो पूछा जा सकता है कभी भी। अगर अभी तक नहीं पूछा गया तो आगे भी पूछा जा सकता है। और वैसे भी आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना हाई कट ऑफ जाने लगी है सोसाइटी में। और कोई चीज़ पूछना है आपको तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है और आपको? ओके, ठीक है, थैंक यू। नहीं पूछना है। कल से हम लोग फिक्स 1.5 घंटे की क्लास करते हैं, क्योंकि सिलेबस ख़त्म करना है हम लोगों को। तो एटलीस्ट 1.5 घंटे की क्लास जो है होनी चाहिए, ताकि हमारे पास बाद में इतना टाइम रहे कि हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज करके प्रैक्टिस करें बस। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग एमसीक्यूज करेंगे उतना हमारी प्रैक्टिस होगी। तो कल से हम लोग 8 बजे से 8 PM से हम लोग 9:30 तक क्लास करेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है, टाइमिंग में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। कल यही टॉपिक होगा हमारा, जो मतलब सिलेबस का 3rd यूनिट है। 3rd यूनिट पे सोशल इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं सारे। ठीक। फैमिली, मैरिज, किनशिप हैं, फिर उसके बाद अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उन सब के बारे में हमको पढ़ना है। मॉर्निंग में असल में मुझको नहीं टाइम होता है, तो मैं मॉर्निंग में तो नहीं कर पाऊँगा। मॉर्निंग में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाऊँगा।
पेपर फर्स्ट का क्लास कब होता है बताइए, टाइमिंग क्या है पेपर फर्स्ट? आप लोग की जो भी डाउट्स रहा करें वो पूछा करिए आप लोग, मतलब जब तक पूछेंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा ना। तो ठीक है, अगर आपको पेपर फर्स्ट की वजह से दिक्कत हो रही है कि पेपर फर्स्ट की क्लास 15:15 8:15 पे छूट रही है, तो आपका यहाँ पे अगर क्लासेस छूट रही हैं तो मैं बात करता हूँ, हम लोग कर ले 8:30 से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, 8:30 से 10 कर लेंगे। अगर ये प्रॉब्लम है तो हम लोग 8:30 से 10 कर लेंगे। कल हम लोग बात करते हैं इस पर, कल 8 ही बजे करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये फास्ट का एंड चल रहा है, अभी फास्टिंग चल रही है ना हम लोगों की, तो फास्टिंग का ये एंड चल रहा है, 1-2 दिन बचा हुआ है, तो उसके बाद मेरे लिए कोई टाइमिंग में दिक्कत नहीं होगी, बस मॉर्निंग में नहीं ले सकता मैं। लेकिन हम लोग 8:30 पे कल से भी, परसों से भी कर सकते हैं, कल हम लोग 8 बजे मिलते हैं, उसके बाद परसों से हम लोग 8:30 बजे की क्लास करें, बाकी और किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी जो है बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन है, तो कल हम लोग शुरुआत में ही पूछ लेंगे कि ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो उस पर हम लोग फाइनल कर लेते हैं। अगर आपका 8:15 पे ख़त्म हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 8:30 पे करो, 15 मिनट आप लोग रेस्ट करिए, उसके बाद फिर जाएंगे, 8:30 से 10 सही भी रहेगा। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, 8:30 बबली कुमार जी। हाँ ठीक है सर, सर आप 8:30 के बाद ले सकते हैं क्लास, ठीक है। हाँ तो वही मैं भी कह रहा हूँ, 8:30 से 10 कर सकते हैं लोग, 1.5 घंटे की परफेक्ट क्लास रहेगी। और नाइट में पढ़ना थोड़ा सही भी है, मॉर्निंग में क्या होता है कि लोग बिजी भी होते हैं, इधर उधर पूरा दिन काम भी रहता है, रात में सब अवेलेबल होते हैं, मॉर्निंग में जो क्लासेस होती है वो अक्सर छूटती ही है। ठीक, ओके ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, तो फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू। ओके, गुड नाइट ऑल।